हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। कंप्लीट रिवीजन है, कल एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो ये हिंदी में होने वाला है वीडियो। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं क्योंकि साथ साथ इंग्लिश में भी बताया गया है मैंने, तो आप देख सकते हैं। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं, सभी बताया है कि उसमें कब लॉगिन करना है कब लॉगिन नहीं करना। आप पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। तो कंप्लीट रिवीजन होने वाला है जल्दी जल्दी, तो आप देखिए। आगे चलते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब आते हैं हम तनाव और प्रतिबल के बारे में। तनाव और प्रतिबल एक ही हैं दोनों, यानी स्ट्रेस। तनाव, प्रतिबल भी बोलते हैं इसको, यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्वेश्चन आते हैं जो कि 4th यूनिट में है आपका स्ट्रेस, ठीक है। प्रतिबल आधुनिक समाज की बहुत बड़ी समस्या है। आधुनिक शोधों से लगभग, मॉडर्न जो शोध हुए हैं उसमें लगभग यह तय किया जाता है, देखिए 75 से लेकर 80% लोग जो हैं वो रोगों का कारण तनाव है उन लोगों का, ठीक है। 75 से 80% पूछ लेगा आपसे कितने रोगों का कारण क्या है, तनाव है, ठीक है। और इससे कैंसर, हृदय रोग जैसे जानलेवा रोगों पर तनाव अपनी छाप छोड़ चुका है। अगर दफ्तर में काम समय पर पूरा नहीं होता तो दफ्तर में देरी जाने पर या दफ्तर से घर जल्दी आना, किसी भी कार्य से मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होना तनाव कहलाता है। अब तरह तरह की डेफिनेशन दे देगा आपको, ठीक है। और उसमें पूछ लेगा कि तनाव की डेफिनेशन क्या है। तो इच्छा के अनुसार काम नहीं होता तो वो तनाव कहलाता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों ने तनाव को उद्दीपक भी बोला है। क्या बोला है, अब पूछ लेगा तनाव का दूसरा नाम क्या है। तनाव का दूसरा नाम वैज्ञानिकों ने क्या दिया है, सॉरी, तनाव, तनाव का दूसरा नाम क्या है, स्टिमुलस, यानी उद्दीपक। क्या है, उद्दीपक। कारकों के रूप में समझा जाता है। कहा कि कोई भी परिस्थिति या घटना जो मनुष्य के असाधारण अनुक्रिया यानी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है तनाव कहलाता है। जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते हैं उसमें हमें तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। कुछ वैज्ञानिकों के तनाव को कुछ वैज्ञानिकों ने तनाव को अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में मनुष्य द्वारा की गई दैहिक अनुक्रिया यानी चिंता, क्रोध, आक्रामकता कब होता है, जब तनाव होता है, ठीक है। क्रोध कब आता है, नींद ना आना, रक्तचाप में बढ़ोतरी, ये सब चीजें हैं जो सच हैं, तनाव में होती हैं। आपको कुछ कुछ चीज़ें दे देगा कि क्रोध कब आता है, ये वो, और ऐसे सिचुएशन दे देगा। तो इसमें से सही है कौन सा, सही नहीं है, तनाव के करेक्टरिस्टिक्स, तनाव की विशेषताएं सही हैं या नहीं है, तो आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया तनाव की विशेषताएं। एक बार हम पढ़ लेते हैं। तनाव सामान्यतः जीवन के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और नकारात्मक घटनाओं से होता है। इस सच्चाई में यह इनकार नहीं किया जाता कि तनाव स्वीकारात्मक घटनाओं से भी होता है। जब हम कोई अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, जैसे उच्च कुल में शादी होना, हम चाहते हैं कि उच्च कुल में शादी हो, बहुत बड़ा पुरस्कार मिले या इनाम मिले या बहुत बड़ी पोस्ट पे हो हम, है ना। पोस्ट से भी तो क्या, कोई ये थोड़ा ना फ्री में कोई सैलरी दे देगा। पोस्ट बड़ी है जितनी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, ठीक है। तो उससे भी तनाव होता है। फिर स्वीकारात्मक तनाव को क्या कहते हैं, पुस्टेस, क्या कहते हैं,
पुस्टेस पूछ लेगा, स्वीकारात्मक जो तनाव है उसको पुस्टेस, और नकारात्मक जो तनाव है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस। स्वीकारात्मक को पुस्टेस और नकारात्मक तनाव को डिस्ट्रेस की संज्ञा दी जाती है। इन प्रकार तनाव को बहुआयामी प्रक्रियाओं कहा गया है। तनाव में जो परिस्थितियां, घटनाएं आदि होती हैं, जिनसे तनाव पैदा होता है, ये सभी मनुष्य के बस की बात नहीं होती। अगर मनुष्य इन घटनाओं, परिस्थितियों को नियंत्रण कर लेता है तो तनाव कम हो जाता है। अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं अपनी जो मनुष्य की घटनाएं हैं तो तनाव कम हो जाता है। तनाव से हम मानसिक शारीरिक रूप से दोनों तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें मनोविज्ञान और दैहिक दोनों तरह की अनुक्रियाएं होती हैं। तनाव थोड़े समय तक भी रह सकता है और लंबे समय तक भी रह सकता है। यह बहुत कुछ तनाव उत्पन्न करने वाली घटनाओं पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ये चीज है, जान लें। पुस्टेस किसको कहते हैं, सकारात्मक तनाव को। डिस्ट्रेस किसको कहते हैं, नकारात्मक। ठीक है, तनाव का दूसरा नाम क्या है, उद्दीपक। ठीक है, स्टिमुलस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, स्टिमुलस। फिर उसके बाद है कॉजेज ऑफ विभिन्नता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी। क्या टॉपिक है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता और विविधता के कारण। विभिन्नता और विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जो भी कारण है डाइवर्सिटी को लेकर, वो मैंने फिर विभिन्न ही लिख दिया। एक्चुअली नींद सुबह से पढ़ पढ़ कर इतनी नींद आई हुई है कि ध्यान नहीं है। विविधता, ठीक है, इनको जो है, इनके कारण जो हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, प्राचीन वर्ण व्यवस्था, इनके जो कारण हैं वो है प्राचीन वर्ण व्यवस्था। लड़की के संबंध में हमारे पुराने विचार, प्रांतीयता, धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, अंग्रेजी शासन का प्रभाव, मानवीय मूल्यों में गिरावट, धनी व निर्धन वर्ग में बड़ा अंतर। ठीक है, ये टॉपिक्स है विभिन्नता के। इसमें आती हैं विभिन्न। देखो, प्राचीन वर्ण व्यवस्था, पहले हम डिस्कस करते हैं इनके सारे पॉइंट्स को, ऐसे नहीं। एक पहले है प्राचीन वर्ण व्यवस्था। प्राचीन वर्ण व्यवस्था क्या होती थी, ये जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको पता है। प्राचीन वर्ण व्यवस्था क्या है, जो समाज को 4 भागों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय। अब आपसे पूछ लेगा कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, बांटा गया है। इनमें ब्राह्मणों का जो है वो सर्वोच्च स्थान दिया गया है, शूद्रों को निम्न। ठीक है, उनका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना बताया है। जो शूद्रों का कार्य है वो सेवा करना बताया है। इस व्यवस्था का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। संविधान द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिए जाने के बावजूद भी आज भी अनेक लोग अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ अछूत जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, अन्य तथाकथित उच्च जातियां जो भी अन्य हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको उच्च जाति माना जाता है। इन जातियों
में विवाह बनाने से कतराते हैं। ठीक है, इन जातियों में विवाह बनाने से कतराते हैं। फिर अगला है, सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिटी का ही, लड़कियों के संबंध में पुराने विचार। सेकंड पॉइंट है लड़कियों के संबंध में पुराने विचार। प्राचीन काल से ही यहाँ लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है ना। लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कियों की तुलना में। घर में मातम हो जाता है अगर पुत्री जन्म ले ले तो। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पुत्र ही कमाना चाहता है और पुत्र की ही कामना करता है, क्योंकि यह माना जाता है कि पुत्र के बिना व्यक्ति की गति नहीं होती, मतलब संसार आगे नहीं बढ़ता। इसलिए आज भी लड़कियों के जन्म पर अनेक परिवार में शोक छा जाता है। लड़कों के जन्म पर खुशी होती है। लड़की को एक बोझ समझा जाता है। अनेक परिवारों में खान पान अर्थात शिक्षा आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों को लड़कों जैसी आज़ादी भी नहीं मिलती। गांव और शहर में उच्च शिक्षा के व्यवस्था न होने पर अनेक लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं और यौवन में पति के और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करता है। ऐसी हमारी मान्यता है। इस प्रकार लड़कियां संबंधी हमारे विचार असमानता है। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं लड़कियों को लेकर। फिर उसके बाद बात है तीसरा, प्रांतीयता को लेकर। प्रांतीयता के बारे में क्या कहा गया है? भारत में विभिन्न प्रांत हैं। प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग से संस्कृति है। प्रत्येक प्रांत के वासी अपनी शिक्षा, जीवन शैली और भाषा को दूसरे प्रांतों से अच्छा मानते हैं। दूसरे प्रांतों की संस्कृति के विभिन्न पहलू की आलोचना करने में भी नहीं हिचकिचाते। एक दूसरे में विवाद हो जाता है एक दूसरे की संस्कृति में, जैसे मुसलमान और हिंदू एक दूसरे में टकराते हैं, है ना। और धार्मिक विविधता भी है इसी के साथ साथ। प्रांत तो अलग हैं ही, लेकिन धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है। तो धार्मिक विविधता कैसे? भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं, उनके संप्रदाय हैं, कम्युनिटी है। असमानताओं की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रत्येक धर्म को मानने वाला किसी धर्म के किसी संप्रदाय के लोग अपने धर्म या संप्रदाय को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को निम्न दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, विविधता तो है ही, लेकिन बात आ जाती है विरोध की, अलगाव की। तब आती है जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब त्योहार भी मनाते हैं विभिन्न, सभी त्योहार मनाए जाते हैं सभी धर्मों के। लेकिन बात तब आ जाती है जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है फिफ्थ। आपसे ये पॉइंट्स पूछ लेगा कि कौन से पॉइंट्स हैं विभिन्नता और विविधता के कारण और कौन से नहीं है, तो आपको एक पे टिक लगाना होगा। तो वो चीज़ है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप टिक लगा ही नहीं पाएंगे। तो एमसीक्यू जितने भी यूट्यूब से देख लें आप, कोई फ़ायदा नहीं है। राजनीतिक दल, देश में असमानता की स्थिति के लिए राजनीतिक दल भी उत्तरदायी है। बिल्कुल, वे जाति, धर्म, भाषा के नाम पर वोट मांगते हैं और अपने निहित स्वार्थों के
पूर्ति करने के लिए लोगों में आपसी मतभेद को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सच है कि आपसी फायदे के लिए ये लोग दूसरों को लड़वा देते हैं और ये स्थिति पैदा कर देते हैं डिवाइड एंड रूल की। फिर दूसरा है, फिर छठा है अंग्रेजी शासन का प्रभाव। जो अंग्रेजी शासन का प्रभाव, इफेक्ट, प्रभाव आप अपने आप जोड़ लें, प्रभाव, ठीक है। फिर अंग्रेजी शासन का प्रभाव क्या है? अंग्रेजों ने भारत में फूट के जो बीज बोए हैं उनका प्रभाव आज समाज में आपसी भेदभाव व असमानताओं के रूप में देखने को मिलता है। भले ही आज भी हम स्वतंत्र हैं, संविधान द्वारा यहाँ प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का संकल्प किया गया है, पर हम अभी भी जाति और धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। ठीक है। फिर सेवेंथ है मानवीय मूल्यों में गिरावट। मानवीय जो मूल्य हैं उनमें गिरावट देखने को मिलती है। कैसे? प्राचीन भारतीय संस्कृति हमें विश्व परिवार का संदेश देती है, वह सबके मंगल की कामना करती है, पर आज यहाँ मानवीय मूल्यों में गिरावट आ जाती है। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण हम आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, इससे मतभेद उभरते हैं, वह असमानताएं पैदा होती हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 कारण जो कि विभिन्नता और विविधता के कारण है। और फिर 8वां और लास्ट हम पढ़ेंगे धनी व निर्धन वर्ग में बढ़ता अंतर। आज भारत में धनी और निर्धन के बीच यानी अमीर या गरीब के बीच अंतर जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एक और ऐसा वर्ग है जिसे जीवन की न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो विलासितपूर्ण जीवन जी रहे हैं। यद्यपि नवीन आर्थिक सुधारों का उद्देश्य इनके बीच के अंतर में कम करना था, पर उनका कोई अनुकूल प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। विषमता बढ़ रही है ना? दिन भर दिन जो है डिफरेंस जो है अमीर और गरीब में वो बढ़ता ही जा रहा है और इसका कोई रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई प्रभाव दिखाई ही नहीं दे रहा कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि सब जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी स्वार्थों के पूर्ति करने के लिए ही सबको लड़वाते हैं और अपना फायदा देखते हैं हर एक काम में, है ना? तो ये जो विषमता है वो बढ़े ही जा रही है। आर्थिक केंद्रीकरण, निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, उत्पादन के साधनों के अनुचित वितरण आदि कारणों से भी आर्थिक क्षेत्र, मूल्य वृद्धि और उत्पादन के साधनों में अनुचित वितरण आदि कारणों में भी आर्थिक क्षेत्र में असमानताएं बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, अब तो माइनस में जीडीपी चली गई है। जिसको नॉलेज है इन सब चीज़ों की उनको पता होगा कि माइनस में चली गई है जीडीपी बीजेपी के राज में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको एक लास्ट मोमेंट के जो वो छक्का मारता है कि पिछली बार उन्होंने एयर स्ट्राइक वो कर दी थी, क्या कहते हैं उसको, जो पाकिस्तान में वो फेंका था उसको क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, याद है मुझे बट ध्यान नहीं आ रहा। कभी होता है ना जब हम कोई चीज़ की बात करने जाते हैं तो वो शब्द जो है वो मुंह में नहीं आते, तो वो चीज़ है। तो आप तो वो चीज़ है। तो एक लास्ट मोमेंट पे पुलवामा अटैक, फिर एयर स्ट्राइक करवा दी उसने। तो वो चीज़ लोगों को देखनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे कार्य करने से कुछ नहीं होता।
क्या पता पुलवामा अटैक भी उसी ने कराया हो, ताकि मैं अब कोई मुद्दा तो बन नहीं रहा था उसका कि वोट मांग सके, तो सेना को लेकर ही उसने बना दिया। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हुआ, बट हो सकता है, मुझे लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एंड मोमेंट पे इस बार भी वोट आने के पहले वो कोई छक्का मार देगा तो फिर लोग उसको वोट दे देंगे। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है हमको, हमें वास्तविकता देखनी है कि हमको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, पूरे 5 साल में क्या कार्य किया है वो देखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं किशोर बालकों संबंधी कुछ विशेषताएं। ठीक है, देखते हैं किशोर बालक जो हैं उनके संबंध की कुछ विशेषताएं वर्णन कीजिए। किशोर बच्चों में कार्यप्रक संबंधों की निम्नलिखित विशेषताएं। पहले कोलबर्ग और प्याजे की जो वीडियो है वो देख लें, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको। ठीक है, फिर किशोर बालकों के किशोर बालक संबंधों की विशेषताएं। अगर आपके पास लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक है, पीछे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं 4 यूनिट के, आप वो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपका एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी विद्वानों के नाम में जो है वो थोड़ी आएगी डिफिकल्टी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो। पूर्व क्रिया प्रतिक्रिया, पूर्व क्रिया प्रतिक्रिया यानी प्रोएक्टिविटी, इसका फर्स्ट विशेषता है। इसका मतलब है बालकों की आवश्यकताओं को बिना किसी शर्त के पूरा करना, उन्हें प्यार करना, उनके प्रति लगाव दिखाना, उनकी पहचान करना। ठीक है, तो ये चीज़ एक तरह से अच्छी भी है और गलत भी है। अगर हम बिल्कुल ही आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते तो वो फिर किसी गलत दिशा में जा सकते हैं। बट अगर हम अधिक किशोरों की जो शर्तें हैं उनको बिना किसी शर्त के पूरा करते हैं तो वो बिगड़ भी जाते हैं। फिर सेकंड है जीतना, विन, किसी दूसरे की आवश्यकताओं का अतिक्रमण ना करके उन्हें पूरा करना, सीमाओं के भीतर रहकर सहयोग के प्रोत्साहन के लिए बिना दूसरों की आज्ञा पालन करके या लोगों की चापलूसी करने की बजाय विभिन्न विकल्पों यानी ऑल्टरनेटिव्स को प्रस्तुत करने की योग्यता। मतलब किशोरों में जो है उस वक्त किसी लोगों की चापलूसी करने की बजाय वो विकल्प ढूंढते हैं। ठीक है, दूसरों की आज्ञा पालन करते हैं, बिना बिना दूसरों की आज्ञा पालन करके या चापलूसी करके विकल्प को ढूंढते हैं, सहयोग के प्रोत्साहन के लिए उन्हें पूरा करते हैं, अतिक्रमण ना करके उनको पूरा करते हैं, कोई विवाद ना खड़ा करके उनको पूरा करते हैं। फिर तीसरा है सफलता के लिए सहायता। आप लिख लें, पॉइंट्स पॉइंट्स लिख लें, बस इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख लें। पहला था पूर्व क्रिया का प्रतिक्रिया, क्योंकि इसमें से फिर आ जाएगा कि कौन से संबंध नहीं है इसकी विशेषता में, कौन से हैं, तो आप सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखें। पहला है पूर्व क्रिया या प्रतिक्रिया, जिसमें हम मतलब क्या करते हैं, इनको पता होना चाहिए आपको कि इसमें क्या होता है, प्रोएक्टिविटी क्या होती है। पूर्व क्रिया क्या होती है, जब हम शर्तों को बिना किसी शर्त के हम उनको प्यार देते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जीतना मतलब उनमें जीतने का विकल्प होता है, वो उस वक्त चापलूसी नहीं करते हैं किसी की, ना दूसरों की आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, वो जीतने के लिए विकल्पों को ढूंढते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है सफलता के लिए सहायता करना, बालकों को स्पष्ट निर्देश देकर कुछ स्टैंडर्ड और सीमाएं निश्चित करके अवसर प्रदान करने, आयु के अनुसार व्यवहार और अनुक्रियाओं का आग्रह करके, पाठ्यक्रम और सीखने की शैलियों की आवश्यकता पर बल देकर
बच्चों की सहायता करने की योग्यता। फिर आता है फोर्थ फिर आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? सकारात्मक पॉजिटिविटी। ठीक है, सकारात्मकता बालक की योग्यता और उसके व्यवहार में अंतर करने की योग्यता है। बालक के लिए पुरस्कार केंद्रित वातावरण उत्पन्न करना। ठीक है, बालकों को केंद्रित करने के लिए क्या करना? पुरस्कार की लालच देना कि पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, और वो उसके लिए कार्य करते भी हैं। संप्रेषण की योग्यता तथा हास्य भाव, सेंस ऑफ ह्यूमन को बनाए रखना है। ठीक है, फिर है फिफ्थ, दोहरे मापदंड नहीं, नो डबल स्टैंडर्ड्स। हमें वयस्क को स्वीकार्य बच्चे के साथ अंतःक्रिया और संप्रेषण करने की योग्यता शामिल होती है। दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे मतलब इनके साथ। फिर सिक्स्थ है उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंतर्गत अन्य लोगों को उत्तरदायी बनाए बिना स्वयं भावनाओं के लिए उत्तरदायित्व लेना। खुद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दूसरों को नहीं कुछ कहते कि भाई किसी को पे रिस्पॉन्स नहीं डालते या फिर किसी को ब्लेम नहीं करते, अपनी गलतियों को अपने स्वीकार करते हैं। भावनाओं को तहत आहत ना होने देना, किसी की भावनाओं को आहत नहीं होने देते। और द्वंद्व यानी किसी विरोध को हल, मतलब कि दो चीज़ों में अगर द्वंद्व है उनको हल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर सेवेंथ है सहायता की भावना यानी सपोर्टिवनेस। पहले भी था ये, सहायता की भावना आ जाती है। इसमें शामिल है बालकों की समस्या या भावनाओं के प्रति स्वीकृति, सहायता के साथ अनुक्रिया करना तथा बालकों की भावनाओं को बाहर निकालने का रास्ता सुझाना इत्यादि इसमें शामिल है। बालकों की समस्याओं को सुलझाने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेना, समाधान के सुझाव, क्योंकि वो बोल देते हैं ना कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।